नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज एक नए समाजशास्त्री पे हम चर्चा करेंगे। W.E.B. ड्यू बोइस, विलियम एडवर्ड बुरहार्ड ड्यू बोइस, ये अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। इनके काम बहुत हैं लेकिन चर्चा इनकी कम है, तो आज इन पे हम ये जो हमारा लेक्चर है इस पे रहेगा, इस पे इन पे चर्चा करेंगे। विलियम एडवर्ड बुरहार्ड ड्यू बोइस अमेरिका के समाजशास्त्री हैं। 23 फरवरी 1868 को इनका बैरिंगटन मैसाचुसेट्स में जन्म हुआ था और 27 अगस्त 1963 को घाना में इनकी मृत्यु हुई। बर्लिन विश्वविद्यालय से स्नातक के बाद ड्यू बोइस ने हार्वर्ड में अध्ययन किया। ये पहले अफ्रीकन अमेरिकी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। इसके पहले तक किसी भी अफ्रीकन अमेरिकन ने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त नहीं की थी। अटलांटा विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के साथ साथ आप इतिहास और अर्थशास्त्र भी पढ़ाते थे, समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। अफ्रीकन अमेरिकन समुदाय में आपको ब्लैक एलाइट का सदस्य बनाया गया था। आप यूजेनस सुजनन विज्ञान अर्थात काले लोगों के पक्ष के समर्थक थे। आपने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वर्ल्ड पीपल NAACP की 1909 में संरचना की थी, फाउंडर मेंबर थे। अल्फ्रेड मैरी सिल्विना से आपका परिवार था। पिता अल्फ्रेड और मैरी सिल्विनिया माता थी। ये डच, अफ्रीकन और इंग्लिश के वंशज थे। इनके फोर फादर 1730 में टॉम बारहट एक गुलाम के रूप में जाने जाते थे और इन लोगों को उस वक्त जो प्रजाति संघर्ष था अमेरिका में, अफ्रीका और अमेरिकन के बीच में, तो इनको फादरलेस चाइल्ड कहा जाता था। विलियम एडवर्ड बुरहार्ड ड्यू बोइस को स्कूली शिक्षा के समय फादरलेस चाइल्ड के नाम से जाना जाता था, लेकिन इनके शिक्षकों ने, इनके जो टीचर थे, उन्होंने इनकी योग्यता को पहचाना और इनकी बौद्धिक क्षमता को प्रसूत किया, उसको उजागर किया, उसको निरंतर डाल देते थे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 3 साल जो इन्होंने अध्ययन किया है, आर्थिक तंगी के कारण इनको समर जॉब करना पड़ते थे, छात्रवृत्ति के लिए संघर्ष करना पड़ता था और मित्रों से लोन लेना पड़ता था। ये उस काल का दौर है जब अफ्रीकन अमेरिकन्स को प्रजाति आधार पे छात्रवृत्ति या शिक्षा में रोका जाता था। इसीलिए इन्होंने एन अमेरिकन ए नीग्रो पे अध्ययन किया। 1896 में आपने फिलाडेल्फिया में अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड, अपने समाजशास्त्री अध्ययन के लिए, रिसर्च के लिए इन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन नेबरहुड विषय को चुना और इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। द स्टडी ऑफ द नीग्रो प्रॉब्लम 1898 में आई, द फिलाडेल्फिया नीग्रो 1899 में, द नीग्रो इन बिजनेस, ये भी 1899 में आई, द सोल ऑफ ब्लैक फोक 1903 में, द टैलेंटेड टेंथ 1903, वॉइस ऑफ नीग्रो 1905 में, द नीग्रो 1915, कलर्स ऑफ डेमोक्रेसी 1945 की है, पीस इज डेंजर्स 1951 में, इन बैटल फॉर पीस 1952 में। इसी तरह इनके 2-3 नॉवल भी लिखते थे। डार्क प्रिंसेस, नेरोमस, द ब्लैक प्लेस ट्रिटोलॉजी, ये इनके फेमस नावल हैं। बोइस ने शुरुआत की थी नियाग्रा आंदोलन, ये इसके लीडर थे। नियाग्रा आंदोलन जो था उसके ये लीडर थे और इन्होंने अपने अध्ययन काल से ही, प्रारंभिक अध्ययन से ही और अंत तक काले लोगों के अधिकारों, ब्लैक
लोगों के अधिकारों के लिए एक प्रमुख एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्री एक्टिविस्ट, सोशलॉजिकल एक्टिविस्ट के रूप में बोइस जाने जाते हैं। इनका मूल उद्देश्य था कि समाज में गोरा हो या काला, सभी को समान नागरिक अधिकार मिले और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सभी को मिले। सिविल राइट एक्ट की जो बात होती है, अभी जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी समान नागरिक संहिता वगैरह, समान नागरिक अधिकार की बात करता है, वो बहुत कुछ बोइस से प्रभावित होकर की है। उसके प्रणेता बोइस ही हैं। समान नागरिक सिविल राइट एक्ट के प्रणेता जो है बोइस हैं, समाजशास्त्री बोइस हैं। इनका कहना था अफ्रीकन अमेरिकन के जो बौद्धिक अभिजात वर्ग है, इंटेलेक्चुअल एलाइट्स क्लास है, इसको उन्होंने टैलेंटेड टेंथ कहा। ये टैलेंटेड टेंथ कहा और उन्होंने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पॉलिटिकल अपलिफ्ट की अवधारणा दी। अफ्रीकन के लिए उन्होंने एक अवधारणा दी, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रेशियल अपलिफ्ट। ये उनकी जो अवधारणा थी टैलेंटेड टेंथ से प्रभावित थी और इसीलिए उन्होंने द सोल ऑफ ब्लैक फोक किताब, फेडरिक डायलॉग, द प्रॉब्लम ऑफ द 20वीं सदी इन द प्रॉब्लम ऑफ कलर लाइन जैसे कई लिखे। इनकी एक बायोग्राफी है, डस्क ऑफ ऑन बायोग्राफी 1940 में है। ये पहले अमेरिकन समाजशास्त्री हैं जिन्होंने अपनी बायोग्राफी में सामाजिक मुद्दों को उठाया। इनका कहना था समाज में जो रेसिज्म, प्रजातिवाद, नस्लवाद का जो मुद्दा है उसका मूल कारण पूंजीवाद है। बोइस कहते थे पूंजीवाद के कारण ही समाज में जो नस्लवाद की बात आ रही है या प्रजातिवाद, रेसिज्म जिसे हम कहते हैं, वो पूंजीवाद, कैपिटलिज्म के कारण आई है। इनका कहना था, बोइस एक समाजशास्त्री के रूप में वो कहते थे ज्ञान ही वो शक्ति है, नॉलेज इज ए पावर, जिसका हम वैज्ञानिक विधि से नियमानुसार अगर प्रयोग करें तो समाज में सामाजिक परिवर्तन के मुक्ति का रास्ता बनता है, समाज में बदलाव का रास्ता बनाता है। इनका कहना था जो गोरे काले का भेदभाव चल रहा था, अमेरिकन अफ्रीकन्स का जो उस वक्त वहाँ पे अमेरिका में इनके काल में इन्होंने जो दंश झेला है, उसमें इनका कहना था कि हमें अगर आगे बढ़ना है, अगर हमको अपने आप को स्थापित करना है, तो ज्ञान एक ऐसी शक्ति, नॉलेज वो पावर है जिसका वैज्ञानिक तरीके से अगर हम प्रयोग करें, नियमानुसार वैज्ञानिक रूप से कठोरतापूर्वक अगर लागू, ईमानदारी से हम अगर उसको इम्प्लीमेंट करें, लागू करें, तो समाज में मुक्ति का मार्ग बनता है, यानी सामाजिक परिवर्तन आता है। सामाजिक परिवर्तन के लिए, सोशल चेंज के लिए उन्होंने ज्ञान रूपी, नॉलेज रूपी पावर को एसेंशियल बताया। आप नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर एल्डन डी मॉरिस इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के एक प्रोफेसर हैं एल्डन डी मॉरिस, वो बहुत मानते थे। उनका कहना था कि यही एक आदमी है बोरिस जिसने अमेरिका में समाजशास्त्र को स्थापित किया है। उनका कहना था बोइसिस ने समाजशास्त्र को ज्ञान शक्ति के आधार पर, नॉलेज पावर के आधार पर ग्राउंड ब्रेकिंग के रूप में स्थापित किया। वो कहते ग्राउंड ब्रेकिंग का काम किया है बोइस ने नॉलेज के आधार पे, नॉलेज पावर के आधार पे, न्याय, समानता और विज्ञान। उनका कहना था, मॉरिस कहते हैं कि पहले समाजशास्त्री हैं जिसने न्याय, समानता और विज्ञान पर एक बड़ा सामाजिक हमला किया है। मॉरिस का कहना था ड्यू बोइस अमेरिकन समाजशास्त्र के संस्थापक पिता कह सकता हूँ। वो कहना उन्होंने इतना काम किया है, इनको अमेरिकन समाजशास्त्र का संस्थापक पिता, फादर ऑफ फाउंडर कहा जा सकता है। ड्यू बोइस समाजशास्त्री, नागरिक अधिकार इतिहासकार, शिक्षक, संपादक, मुखर, सार्वजनिक बौद्धिक के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्री नहीं, समाज के साथ इन्हें नागरिक अधिकार के लिए कार्य किए, सिविल राइट्स के लिए काम किए, ऐतिहासिक अध्ययन किए। एक शिक्षक तो बहुत अच्छे थे, इनकी क्लास कभी खाली नहीं रहती थी, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता था। कई मैगजीन्स के, कई समाचार पत्रों में संपादकीय लिखते थे और सार्वजनिक रूप से इनकी पहचान एक इंटेलेक्चुअल, एक मुखर बौद्धिक वक्ता के रूप में की जाती है।
डी बोइस के लेखन ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित, इन्होंने समाजशास्त्र को विज्ञान के रूप में देखा। इन्होंने अनुभवजन अनुसंधान और मात्रात्मकता के साथ साथ गुणात्मक विश्लेषण को पहचान मिली। इनके काम से जो है अनुभवजन अनुसंधान और मात्रात्मक जो है उसके साथ साथ गुणात्मक क्वालिटेटिव एनालिसिस को पहचान मिली। ये उस समय जो प्रचलित विधियां थी उनसे हट के काम करते थे। जैसे बोइस ने, इनका कहना था कि अभी तक जो हमारे यहाँ समाज के अध्ययन करने के लिए विधियां हैं वो वास्तव में कार विंडो है। ये कार विंडो समाजशास्त्र कहा। उन्होंने कहा कि सोशलॉजी, अभी जो सोशलॉजी चल रहा है कार विंडो सोशलॉजी है, जिसमें हम अवलोकन इतने सही रूप से करते हैं कि विश्लेषक केवल उस समुदाय को जानने के लिए समय के साथ प्रयास करता है और अपना निष्कर्ष देता है। बोले कार विंडो सोशलॉजी से हट के हमको वैज्ञानिकता के आधार पर समाजशास्त्र का अध्ययन करना होगा, जिसमें इन्होंने ही पहली बार अभी तक के जितने भी समाजशास्त्री स्कूल हैं, सोशलॉजी ऑफ स्कूल ऑफ सोशलॉजी, इन सभी में हीनता की धारणा, गरीबी, सामाजिक भेदभाव, समुदाय और दास्ता, वो गुलामी प्रथा का दौर था। गुलामी के प्रभाव पे किसी ने कोई अध्ययन ही नहीं करा, किसी ने इसको जानने का प्रयास ही नहीं करा। इसीलिए बोइस ने गरीबी, अपराध जैसे सामुदायिक जो मुद्दे हैं, सामुदायिक मुद्दों को उजागर करने के लिए उन्होंने एक स्पेक्ट्रम बनाया था, जिसके माध्यम से गरीबी, अपराध जैसे सामुदायिक मुद्दे जो हैं, सामुदायिक जो बीमारियां हैं या कारक हैं इसको उन्होंने उजागर किया। आप कहते थे अभी तक के समाजशास्त्रियों का ज्ञान जो है पूर्वाग्रह पे आधारित है। शोषित को एजेंसी स्पष्ट करने वाले शोषण जो है, समाजशास्त्र को उन्होंने कहा था कि ये वास्तव में हमारा पूर्वाग्रहित ज्ञान जो है शोषण की एजेंसी बन गया है। ऐसे कहने वाले प्रथम समाजशास्त्री हैं बोइस, जिन्होंने बेबाक की टिप्पणी की थी। ड बोइस के हाथों में समाजशास्त्र वास्तव में, इसलिए कई समाजशास्त्रियों ने कहा है कि इनके हाथों में समाजशास्त्र एक कुशल विज्ञान और सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न करने वाले विज्ञान के रूप में सक्षम हुआ, स्थापित हुआ है। मॉरिस तो कहते हैं कि वास्तव में बोइस के कारण ही अमेरिका में समाजशास्त्र क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन करने वाले सब्जेक्ट के रूप में, सामाजिक परिवर्तन करने वाले अस्त्र के रूप में स्थापित हो सका। आपने 1920 में शहरी समाजशास्त्र पे भी कार्य किया है और सामाजिक असमानता के संरचनात्मक विश्लेषण, सोशल इनइक्वालिटी के फंक्शनल एनालिसिस को विकसित किया। आपने सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक मॉडल बनाया था जो कि संरचनात्मक विश्लेषण कहलाता है, जिसमें नस्ली गतिशीलता और शक्ति गतिशीलता, जिसे बाद में कूले और मीड ने भी स्वीकार किया, इसको उन्होंने डेवलप किया था। वास्तव में सत्य को एक उच्चतर सामाजिक विज्ञान के रूप में, समाजशास्त्र विषय को सत्य मतलब ट्रुथ जो है एक उच्चतर हाई सोशल साइंस के रूप में स्थापित हो, ऐसे समाजशास्त्र के रूप में आप स्थापित करना चाहते थे। लुईस बोइस का कहना था कि समाजशास्त्र वास्तव में समाज में सत्य को उजागर करने वाला एक समाज विज्ञान बनना चाहिए। अर्थात लुईस एडवर्ड डी बोइस जो हैं, इन्होंने WEB बोइस, इनका नाम ही बड़ा अजीब है, और उसी हिसाब पे विलियम एडवर्ड बुरहर डी बोइस ने कहा था कि समाजशास्त्र जो है एक ऐसा विषय होना चाहिए, हमारे यहाँ जितने भी समाज विज्ञान के विषय चल रहे हैं उसमें एक बात इन्होंने पुरजोर वकालत की थी कि समाजशास्त्र एक ऐसा विषय है जो सत्य को, सच्चाई को एक उच्चतर सामाजिक विज्ञान के रूप में, मानक के रूप में स्थापित करता है। यानी समाज विज्ञान के अन्य विषयों की तुलना में आपने समाजशास्त्र को एक स्टैंडर्डाइज रूप में देखा, और क्योंकि उन्होंने काम किया था ना, जैसे शहरी अध्ययन करा, शहरी नगर अर्बन सोशलॉजी का अध्ययन करके नगरीय मुद्दों को निकाला कि नगर में क्या क्या अपराध किन कारणों से होता है, गरीबी और अपराध को इनने से संबंधित रूप से बताया। ये कहा कि सामुदायिक मुद्दे हैं जो कि इनके कारक, उन्होंने कहा कि इसके स्पेक्ट्रम बताया, उन्होंने कहा इसके स्पेक्ट्रम जो है समाज में ही है। प्रजातिता भी एक है, प्रजातिता के आधार पर उन्होंने कहा कि प्रजाति आधार पर बौद्धिक रूप से लोगों को दबाने का प्रयास किया गया है। तो गोरे काले का भेदभाव और बौद्धिकता पे जो था इनका कहना था, इससे जीतने के लिए
समाज में आप आंदोलन करके, मारपीट करके, झगड़े से कुछ नहीं हासिल कर सकते। आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है, आपके पास नॉलेज पावर है। नॉलेज पावर को आप साइंटिफिकली यूज करें। वैज्ञानिक विधि के रूप में अगर आप नॉलेज पावर को उपयोग करते हैं तो अच्छे से अच्छे समाज में सामाजिक परिवर्तन के रास्ते अपने आप ओपन हो जाएंगे, यानी व्यक्ति को मुक्ति पाने के लिए नए रास्ते मिलेंगे। ठीक यही सिद्धांत जो है बहुत कुछ महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी किया था और उन्होंने इसमें अंग्रेजों से मुक्ति भी प्राप्त की थी। तो ये एक समाजशास्त्री अफ्रो अमेरिकन समाजशास्त्री है W.E.B. Du Bois। इनको भी हमें जानना बहुत जरूरी है। इनका जो है अध्ययन जो है संरचनात्मक विश्लेषण, प्रकारात्मक विश्लेषण जो उन्होंने किया था उस पर हमको पढ़ना चाहिए। और ये सामाजिक असमानता का इनका एक मॉडल है, संरचनात्मक विश्लेषण, जो समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत फायदेमंद है। आज के लिए इतना ही।